नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए शैक्षिक परिदृश्य आईसीटी है, एनईपी 2020 है, आरटी 2011, आरटी 2009, साथ ही आपके एसएमसी है, फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जो कोविड में जो शैक्षणिक नवाचार चले हैं उनसे संबंधित 51 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। साथियों, ये जो प्रश्न है रीट मेंस के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न है, तो पूरे ही 51 प्रश्नों को हल करके जाइएगा साथियों। पेपर जो है लेवल 1 के लिए भी है और लेवल 2 के लिए भी है ये। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 1 में क्या है आपके, तो पहला प्रश्न है एसआईक्यूई परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया गया। एसआईआरटी उदयपुर, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, यूनिसेफ एवं बौद्ध शिक्षा समिति और आरबीएससी राजस्थान। तो इनमें से जिसके द्वारा एसआईक्यूई जो परियोजना है इसका संचालन किया गया वो नाम आपको प्रश्न नंबर 1 में बताना है। और मित्रों, पहले प्रश्न का आंसर देखें तो एसआईक्यूई परियोजना का संचालन इनमें से किसके द्वारा किया गया, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा। मित्रों, दूसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है एसएमसी का गठन कितने वर्ष के बालकों हेतु किया जाता है। 3 से 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष। तो भाई देखो, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति, ये कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में होती है। और ये जो बालक इनमें पढ़ते हैं उनकी आयु कितनी होती है, 6 से 14 वर्ष के बीच में। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है फिर आपके दूसरे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। लास्ट समय में ये प्रश्न आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं एग्जाम में। तीसरा प्रश्न है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल किसका नाम है। दीक्षा राइस का, निष्ठा का, एसआईक्यूई का और इस्माइल का। तो यह नाम दे रखा है क्या, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल, ये नाम दे रखा है। अब आपको ये देखना है कि भाई ये जो नाम है ये किसका नाम है साथियों। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताओ भाई, प्रश्न संख्या 3 में कौन से विकल्प पे आप जाओगे। साथियों, तीसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो तीसरे प्रश्न का आंसर है ये जो नाम है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल, ये निष्ठा का पूरा नाम है मित्रों। किसका, निष्ठा का। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या जो 3 है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछ रहा है साथियों। प्रश्न नंबर 4 है विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने प्रतिशत महिला सदस्य होना आवश्यक है। तो 25, 50, 75 या 66। जो एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति होती है इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कार्यकारिणी में कितनी होती है, 16 होती है। और इसमें से 8 महिला सदस्यों का होना आवश्यक माना जाता है। मतलब कितने प्रतिशत हुआ फिर, 50% हुआ। तो चौथे प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, इस्माइल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सोशल मीडिया के माध्यम से ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए कितने प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, 1, 2, 3 या 4। तो देखो पांचवें प्रश्न का आंसर देखते हैं। जो इस्माइल प्रोग्राम हुआ था इसके क्रियान्वयन के लिए साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से ई कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, ई कंटेंट साथियों उपलब्ध कराने के लिए 2 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे ई कंटेंट बच्चों तक पहुंचाने के लिए। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर है। देखो 2 प्रकार के व्हाट्सएप ग्रुप कौन कौन से थे, जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में पहला जो है देखो वो अभिभावक से संबंधित था डिजिटल लर्निंग और दूसरा शिक्षक से। तो बिल्कुल ये आपके जो दूसरा विकल्प है यही प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है एनईपी 2020 में किस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना नहीं की गई है। योगात्मक, नियमित, रचनात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसमें जिस प्रकार के आकलन को अपनाने की परिकल्पना नहीं की गई है, मतलब कि भाई ये आकलन नहीं करना चाहिए ऐसा बताया गया है। तो साथियों वो प्रश्न नंबर 6 में देखना है। भाई इन्होंने एनईपी 2020 में बताया कि आकलन नियमित और रचनात्मक होना चाहिए, योगात्मक के बारे में इन्होंने नहीं बताया है। तो छठे प्रश्न का जो विकल्प नंबर 1 है बिल्कुल आपका आंसर होगा साथियों। प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। चलिए 7वां प्रश्न देख लेंगे। राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षिक प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया है।
स्कूली बच्चों के लिए, मेडिकल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए और इनमें से सभी के लिए। तो भाई एक प्रोग्राम है शैक्षिक प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, राजस्थान शिक्षा दर्शन है साथियों। ये एक प्रोग्राम का नाम है, शैक्षिक प्रोग्राम है। और अगर हम बात करें तो ये जो प्रोग्राम है किन बच्चों के लिए चलाया गया भाई, ये मेडिकल के बच्चों के लिए या कॉलेज के बच्चों के लिए नहीं चलाया गया ये प्रोग्राम, बल्कि ये प्रोग्राम चलाया गया स्कूली बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 8 में क्या है साथियों, 8वां प्रश्न है, आरटी 2009 का संपूर्ण भारत में विस्तार कब हुआ? 5 जुलाई 2019, 5 अगस्त 2019, 5 सितंबर 2019 या 4 अक्टूबर 2019। तो देखो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा आरटी 2009 के बारे में कि भाई 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर। प्रश्न यहाँ ये है कि भाई संपूर्ण भारत में इसका विस्तार कब हुआ? तो मतलब जम्मू कश्मीर में विस्तार होगा तो संपूर्ण भारत में होना ही होना है, क्योंकि पहले से ऑलरेडी सब जगह था। तो जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार हुआ था साथियों। कब? प्रश्न संख्या 8 में जो दूसरा विकल्प है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में मतलब जम्मू कश्मीर में भी आरटी 2009 का विस्तार हो गया। इस प्रकार संपूर्ण भारत में आरटी 2009 का विस्तार हुआ था जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई थी। तो दूसरा विकल्प आपके 8वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षा वाणी को सुनने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? RKSMB के दीक्षा, न्यूज ऑन एयर, प्रशांत भारती ऑफिशियल ऐप और इनमें से सभी। तो देखो शिक्षा वाणी ये भी एक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम है। अगर हम देखें तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम नहीं माही दीक्षा, बल्कि शिक्षा वाणी को सुनने के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया गया था वो कौन सा ऐप था? न्यूज ऑन एयर, प्रशांत भारती ऑफिशियल ऐप। ये बिल्कुल इस ऐप का संबंध किससे है? शिक्षा वाणी से है। तीसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 10वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो 10वें प्रश्न को देखना। आरटी 2011 राजस्थान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो भाई देखो प्रश्न संख्या 10 का आंसर देखते हैं। तो आरटी 2011 के अनुसार बताना है, आरटी 2009 के अनुसार नहीं बताना है आपको। और आरटी 2011 के अनुसार राजस्थान जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसका जो उल्लेख है वो जिस भाग में किया गया है वो इनमें से कौन सा भाग है साथियों? तो 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर दूसरा। भाग 2 में विद्यालय प्रबंधन समिति का उल्लेख किया गया है आरटी 2011 के अनुसार। सेकंड विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं। तो चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 में क्या है? कोविड के दौरान अध्ययन में हुई क्षति की भरपाई के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि का ब्रिज कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है RKSMB के दीक्षा राइज, बेसलाइन असेसमेंट और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दो। भाई देखो पिछला जो बजट आया था उसमें इस RKSMB के की घोषणा की गई थी। ये वाला बजट नहीं, पिछला वाला, ठीक है साथियों। तो ये प्रोग्राम में से तो 3 महीने के लिए चलाया गया था, लेकिन इसको वर्तमान में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि RKSMB के तो एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसमें शिक्षकों को सिक्के दिए जाते हैं उत्साहवर्धन के लिए। और साथियों इसी में बच्चों का टेस्ट लिए जा रहे हैं। उन टेस्टों में जो नंबर आते हैं ऑटोमेटिक अपलोड वहां पर उनको करना पड़ता है, फिर ऑटोमेटिक वो चेक होते हैं कंप्यूटर के द्वारा। फिर उसके बाद में साथियों OMR शीट पर चेक लेते हैं इस ऐप में। और वो जो नंबर होते हैं वो जो जैसे 5वीं बोर्ड के पेपर है, 8वीं बोर्ड के पेपर है, तो उनमें 17 अंक में वो नंबर जुड़ रहे हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। आपके विकल्प नंबर 1 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं। तो 12वां प्रश्न क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश राजस्थान में कब से दिए जा रहे हैं? 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13। तो देखो एक धारा है आरटी 2009 की धारा 12(1). इस धारा में ये उल्लेख किया गया है कि जो निजी विद्यालय है, ठीक है, उनमें 25% सीटों पर जो कमजोर वर्ग के बालक है, पिछड़े बालक है, साथियों कमजोर परिवार से बालक है, ठीक है, तो उन बालकों को प्रवेश दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क, चाहे उस स्कूल की फीस कितनी भी हो। और ये जब से प्रवेश दिए जा रहे हैं वो सत्र आपको 12वें प्रश्न में बताना है साथियों। वो कौन सा सत्र है? 2012-13 से इन बालकों को प्रवेश दिया जा रहा है इस धारा के अंतर्गत। चौथा विकल्प आपके 12वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर।
13वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या है, एपीएलएन का पूरा नाम है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेचर एंड न्यूमेरेसी, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबर और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नंबर न्यूमेरेसी, सॉरी नंबर क्या, न्यूमेरेसी। देखो एपीएलएन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपीएलएन से संबंधित। एपीएलएन का पूरा नाम पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, या लेवल 1 या लेवल 2 किसी भी लेवल में, तो एपीएलएन का नाम सभी को याद होना चाहिए। 13वें प्रश्न का आंसर देखें तो एप से बनता है फाउंडेशनल, क्या बनता है, फाउंडेशनल बनता है, पहला गलत हो गया। एल से बनता है लिटरेसी साथियों, दूसरा भी गलत हो गया। एन से बनता है न्यूमेरेसी, नंबर नहीं बनता है, तो चौथा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई 19-20 में, 20-21, 21-22 या 22-23 में। तो जो एक योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसकी शुरुआत के बारे में आपसे 14वें प्रश्न में पूछा जा रहा है साथियों। प्रश्न संख्या 14 का आंसर देखें तो आपका जो विकल्प नंबर 3 है, कौन सा विकल्प साथियों, जो थर्ड विकल्प है प्रश्न संख्या 14 का, 2021-22 में ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई थी। तो तीसरा विकल्प आपके 14वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देख लेंगे। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र एक सत्र में कितनी बार भरा जाता है, 1, 2, 3, 4। भाई एक शैक्षणिक सत्र की बात की जा रही है। जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र होता है जिसको टेप के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, टेप के नाम से जाना जाता है साथियों। ये जो मूल्यांकन प्रपत्र है, ये जो शाला दर्पण की आईडी होती है स्टाफ वाली, उस पर भरा जाता है टेप, और ये एक सत्र में 2 बार भरा जाता है, मतलब 6 माह होता है, हर 6 महीने में एक बार इसको भरना पड़ता है। तो 15वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा, जो दूसरा विकल्प है, प्रश्न संख्या 15 का आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब हुई, 18 दिसंबर 19, 18 दिसंबर 20, 18 दिसंबर 21 और 18 दिसंबर 2022। निरोगी राजस्थान अभियान, भाई आपके देखो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गवर्नमेंट की, जो और भी योजनाएं साथियों, तो उन सभी योजनाओं को भी मैंने इसमें सम्मिलित किया है, ठीक है। फ्लैगशिप योजनाओं को, जन कल्याणकारी योजनाओं को, सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी है। 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, 18 दिसंबर 2019 को ही, सॉरी 16वां प्रश्न है, हाँ ठीक है, 16वें प्रश्न में 18 दिसंबर 2019 ही सही रहेगा। निरोगी राजस्थान अभियान की जो शुरुआत है ये 18 दिसंबर 2019 को की गई थी। तो कौन सा विकल्प सही है आपका, पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ेंगे। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंतर्गत कौन से पोर्टल पर ऑनलाइन भरे जाते हैं, शाला दर्पण, शाला दर्शन, शाला दर्पण, यूडाइस और इनमें से सभी पर। तो इस प्रश्न का आंसर तो मैंने अभी आपको बता दिया था कि भाई जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो टेप होते हैं इनको किस पर भरा जाता है, शाला दर्पण पर भरा जाता है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 17 का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या है, MOOC का पूरा नाम है मॉडर्न ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज और मैकेनिकल ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मूक या MOOC का पूरा नाम बताना है, MOOC का पूरा नाम साथियों। 18वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा, तो भाई MM बार बार बोलने में आ रहा है, MOOC का जो पूरा नाम है ये क्या है, M से मैसिव, O से ओपन, फिर O से ऑनलाइन, फिर कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका पूरा नाम है। जो आपके साथियों प्रश्न संख्या 18 में दूसरा विकल्प है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 19वां प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 को, राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा में किए जा रहे नवाचारों एवं आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने में सहयोग राशि निम्न में से किस पोर्टल द्वारा प्रदान की जा सकती है, शाला दर्पण, शाला दर्शन, दीक्षा या ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो भाई राजस्थान सरकार के द्वारा शिक्षा में जो नवाचार किए जा रहे हैं इनमें आधारभूत सुविधाओं को यदि आप बढ़ाना चाहते हो, गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहते हो, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ राशि गिफ्ट कर सकते हैं साथियों। किस पोर्टल पर, ज्ञान संकल्प पोर्टल पर। 19वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर या डेजिबल। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है प्रश्न नंबर 20 में उसको देखना है साथियों। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब है जिसमें स्याही का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि
लेजर के माध्यम से इसको प्रिंट किया जाता है। तो बिल्कुल ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा साथियों। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 21 में क्या है आपके, सूचना व संचार तकनीकी में सूचना शब्द का सही अर्थ है सूचनाओं का समूह, अर्थपूर्ण आंकड़े व तथ्य, सूचनाओं का स्थानांतरण और इनमें से सभी। तो देखो जो सूचना व संचार तकनीकी है इसमें सूचना शब्द का सही अर्थ प्रश्न नंबर 21 में पूछा जा रहा है। और देखो सूचना संचार तकनीकी मतलब सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की बात की जा रही है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। इसमें जो सूचना शब्द है इसका सही अर्थ देखें तो इसका सही अर्थ है अर्थपूर्ण आंकड़े एवं तथ्य। दूसरा विकल्प आपके 21 का सही आंसर होगा साथियों। 22 को देख लेते हैं। 22वां प्रश्न क्या है आपके, संविधान के किस संशोधन को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षा का अधिकार विधेयक प्रस्तावित किया गया था। 42वां संविधान संशोधन था, 84वां संविधान संशोधन था, 76वां था या 86वां संविधान संशोधन था। तो शिक्षा का अधिकार विधेयक प्रस्तावित किया गया था संविधान के किस संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए साथियों। 22वें प्रश्न का आंसर देखें तो संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था बिल्कुल इसी को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक प्रस्तावित किया गया था। जो 22वां प्रश्न है इसमें चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ेंगे। 23 में क्या है आपके, टोटल 51 प्रश्न है। 51 प्रश्नों को हम फटाफट प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो प्रश्न आपके लिए बेहद ज्यादा उपयोगी है साथियों। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों। 23वां प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों हेतु वार्षिक सदस्यता शुल्क निर्धारित है। 51 रुपए प्रतिवर्ष, 101 रुपए प्रतिवर्ष, अनिवार्य नहीं है और सभी। तो देखो जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है इसकी सदस्यता यदि आप पाना चाहते हो तो वार्षिक सदस्यता शुल्क आपसे 23वां प्रश्न पूछ रहा है। और साथियों 23 का आंसर देखें तो इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ठीक है, कोई शुल्क इसका नहीं होता है। तीसरा विकल्प आपके 23वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। 24 को देखेंगे साथियों। 24वां प्रश्न है, डीवीडी का पूरा नाम क्या है। डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डाटा, डिजिटल वर्सेटाइल डाटा और डिजिटल वर्चुअल डिस्क। तो डीवीडी का पूरा नाम आपको बताना है प्रश्न संख्या 24 में। देखो 24वें प्रश्न में पहले भी इन प्रश्नों को मैंने जब करवाया था तो आपने कमेंट किए थे लेकिन वो बिल्कुल सही बताया था साथियों मैंने आपको। 24वें प्रश्न का आंसर देखें तो बिल्कुल डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डाटा है साथियों। और डिजिटल इसको अगर हम बात करें 24 की तो साथियों इसको एक और अन्य नाम से भी जाना जाता है बट इसको डिजिटल वर्सेटाइल डाटा भी इसको कहते हैं। 24वें प्रश्न में थर्ड विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 की ओर। 25वां प्रश्न देखेंगे, आरटी के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात होगा 30:1, 35:1, 40:1, 25:1। आरटी के अनुसार बताना है, आरटी 2009 के अनुसार। जो 6 से 8 तक के जो स्कूल होते हैं 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 35 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है साथियों। तो 35:1 सही रहेगा। जबकि 1 से 5 के लिए ये कितना होता है 30:1 और छात्र संख्या 200 से अधिक होने पर 40:1 हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सेकंड विकल्प आपके 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 26 की ओर। 26वां प्रश्न है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 1990 में, 95 में, 2000 में और 2005 में। तो जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है इसकी स्थापना कौन से सन में की गई थी साथियों। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1995 में की गई थी। आपके जो दूसरा विकल्प है 26वें प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 27 की ओर। 27 को देखते हैं, OMR का पूरा नाम क्या है। ओनली मेमोरी रीडर, ऑप्टिकल मेमोरी रीडर, ऑप्टिकल मैनिपुलेशन रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR जिस पर हम पेपर के आंसर भी बढ़ते साथियों वो OMR शीट की बात है ये ना, उसका पूरा नाम पूछा गया है 27 में साथियों। 27वें प्रश्न का आंसर देखे तो भाई OMR का पूरा नाम इनमें से क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये बिल्कुल OMR का पूरा नाम है मित्रों। चौथा विकल्प आपके 27वें प्रश्न का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। 28वां प्रश्न देख लेंगे, निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। 10, 25, 40 या 50। तो जो निजी विद्यालय होते हैं, ठीक है साथियों, प्राइवेट विद्यालय में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं बता रखा है मैंने कितने प्रतिशत सीटों के लिए प्रावधान है, 25% सीटों के लिए प्रावधान रखा गया है कि भाई इन सीटों पर जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे रहेंगे और उनकी जो
फीस है, मतलब उनका जो खर्चा है वो कौन वहन करेगी? सरकार साथियों। दूसरा विकल्प 28 का सही आंसर है। 29 की ओर बढ़ेंगे तो 29वां प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 29 है आपके, शिक्षा वाणी के अंतर्गत शनिवार के दिन क्या प्रसारित किया जाता है? हवा महल कार्यक्रम, आपनों राजस्थान, आमेर महल या इनमें से सभी? तो भाई देखो, शिक्षा वाणी एक रेडियो शैक्षिक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत शनिवार के दिन जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है वो आपको 29वें प्रश्न में बताना है। और मित्रों 29वें प्रश्न का आंसर देखें तो विकल्प नंबर जो 1 है आपके, बिल्कुल इस दिन शनिवार के दिन शिक्षा वाणी के अंतर्गत हवा महल कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। पहला विकल्प आपके 29वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 30 की तरफ। 30वां प्रश्न देखेंगे, एक सेकंड रुकना। 30वां प्रश्न है, याहू है। क्या है याहू? एक सर्च इंजन है, ब्राउजर है, डॉक्यूमेंट है या कोई पीडीएफ है? तो भाई याहू है, गूगल है, इन चीजों पे हम सर्च करते हैं ना चीजों को, कोई भी हमें परेशानी होती है तो साथियों ये क्या है, क्या रहेगा फिर? ये रहेगा भाई आपके एक सर्च इंजन। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 30 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 31 की ओर बढ़ेंगे। 31 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में क्या है आपके? तो 31 है, वीडियो टेप का दूसरा नाम है चलचित्र, श्रव्य दृश्य कैसेट, दृश्य उपकरण और श्रव्य उपकरण। तो वीडियो टेप का जो दूसरा नाम है, वीडियो टेप को जिस दूसरे नाम से जाना जाता है वो नाम आपको प्रश्न नंबर 31 में देखना है मित्रों। 31 का आंसर देखे तो भाई जो वीडियो टेप है इसको श्रव्य दृश्य कैसेट के नाम से भी जाना जाता है। श्रव्य दृश्य मतलब जिसमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, ये वीडियो टेप का दूसरा नाम है साथियों, श्रव्य दृश्य कैसेट। सेकंड विकल्प 31 का सही उत्तर है। 32 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 32वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। 32वां प्रश्न है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम कौन सी कक्षा के लिए प्रसारित होते हैं? कक्षा 1 से 12, कक्षा 1 से 10, कक्षा 1 से 8 और कक्षा 1 से 5। तो जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है ये जिस कक्षा के लिए प्रसारित होते हैं वो क्लास आपको बतानी है 32वें प्रश्न में। मित्रों आंसर देखते हैं। जो विकल्प नंबर 1 है आपके, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक शिक्षा दर्शन कार्यक्रम जो है इनका प्रसारण किया जाता है। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए ये उपयोगी होता है। तो प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 32 का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 33 है, प्रणाली उपागम मूल्य तत्वों में सम्मिलित नहीं है। प्रणाली उपागम के मूल तत्वों में, टाइपिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ा सा, प्रणाली उपागम के मूल तत्वों में शामिल नहीं है अदा, प्रक्रिया, प्रदा और वातावरण। तो जो प्रणाली उपागम है इसके मूल तत्वों में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है साथियों? प्रणाली उपागम में 3 चीजें होती है, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। वातावरण इसमें नहीं होता है। तो आपके जो फोर्थ विकल्प है प्रश्न संख्या 33 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। 34वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 34 में क्या पूछ रहे हैं आपसे? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई? 2005, 6, 2015 या 2010? तो जिस सन में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई वो सन आपको प्रश्न संख्या 34 में देखना है। मित्रों 34वें प्रश्न का उत्तर बताओ, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे 34 में? तो देखो भाई, जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है इसकी स्थापना जो की गई ये कब की गई? 2005 में की गई साथियों। पहला विकल्प आपके 34वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और 2005 में भी कब की गई? 21 मार्च 2005 को। याद रखना है क्लियरली सभी के, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 को देख लेते हैं। तो 35 में क्या है आपके? गैर सरकारी विद्यालयों में बालकों की फीस का पुनर्भरण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा? तो देखो, गैर सरकारी विद्यालय मतलब जो निजी विद्यालय होते हैं, बालकों की फीस का पुनर्भरण का मतलब किससे लिया जाता है? तो जो बालकों की फीस होती है, मतलब वो 25% सीटों पे जो प्रवेश दिया जाता है ना, तो उसका वहन कौन करती है साथियों? प्रश्न संख्या 35 का आंसर देखें। 35वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो भाई 35 में जो राज्य सरकार दूसरा विकल्प है ये आपका सही आंसर रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 36 की ओर बढ़ते हैं। चलिए 36 को देख लेते हैं। 36वां प्रश्न है आपके, स्माइल कार्यक्रम क्या है? शिक्षकों का एक ऑनलाइन प्रशिक्षण है, बच्चों का ऑनलाइन रिजल्ट है, ऑनलाइन शिक्षा की ये व्यवस्था है या इनमें से सभी? तो जो स्माइल कार्यक्रम है इसके बारे में आपको प्रश्न नंबर 36 में बताना है। भाई स्माइल कार्यक्रम शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण स्माइल में नहीं होता है, ना ही बच्चों का ऑनलाइन रिजल्ट, बल्कि बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण करवाया गया था किस कार्यक्रम के अंतर्गत? स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत साथियों। तो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल आपके जो तीसरा विकल्प है 36 का आंसर होगा। 37 की ओर बढ़ेंगे। 37 को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 37 में क्या है आपके? भारत में उपग्रह संचार सेवा कब प्रारंभ हुई? 1960, 1970, 1980 या 1990 में?
तो इनमें से जिस सन में भारत में उपग्रह संचार सेवा प्रारंभ हुई थी वो सन आपको प्रश्न नंबर 37 में देखना है। साथियों 37वें प्रश्न का आंसर कौन सा विकल्प रहेगा? भारत में उपग्रह संचार सेवा प्रारंभ कब हुई थी साथियों? 1970 में। दूसरा विकल्प आपके 37 का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ेंगे। 38वां प्रश्न देख लेंगे। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण की नई व्यवस्था किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होगी? देखो विकल्प है जन्म से 18, दूसरा है 3 से 18, तीसरा है आपके 6 से 18 और चौथा है 6 से 14। तो साथियों प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर बताओ। 38वें प्रश्न में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? देखो जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसके अनुसार शिक्षण की नई व्यवस्था जो है ये 5+3+3+4 ये आपने पढ़ा होगा। तो साथियों ये 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है। तो दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 38 में। 39 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 39वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 39 है एचडीएमसी का अध्यक्ष होता है अभिभावक, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक और कोई भी। एचडीएमसी का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है साथियों? बताओ प्रश्न संख्या 39 में कौन सा विकल्प आपको सही लगता है यहाँ पर? तो देखो भाई स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों? प्रधानाचार्य ही इसका अध्यक्ष होता है। किसका? एचडीएमसी का। जबकि एसएमसी का अध्यक्ष अभिभावक होता है। और अगर हम बात करें तो इसका जो सचिव है वो वरिष्ठ अध्यापक होता है। किसका? एचडीएमसी का। और अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानाचार्य। तो अध्यक्ष पूछा था 39वें में। तो फिर आपके जो दूसरा विकल्प है प्रश्न नंबर 39 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 40 की तरफ। 40वां प्रश्न देख लेंगे। गार्गी पुरस्कार योजना का आरंभ वर्ष है। किस वर्ष गार्गी पुरस्कार योजना आरंभ की गई थी? पहला विकल्प है आपके सामने 1995 में, दूसरा है 96 में, तीसरा है 97 में और चौथा है 98 में। तो इनमें से जिस वर्ष गार्गी पुरस्कार योजना आरंभ की गई थी वो वर्ष देखना है आपको प्रश्न संख्या 40 में। साथियों गार्गी पुरस्कार योजना जो है ये 1998 में आरंभ की गई थी और बसंत पंचमी के दिन प्रतिवर्ष गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कक्षा 10 की जो बालिका इसके योग्य होती है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर है। टोटल 6,000 रुपए की राशि दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र भी इसमें दिया जाता है साथियों। फोर्थ विकल्प ही 40वें का सही रहेगा। प्रश्न संख्या 41 की ओर बढ़ेंगे। 41 है विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है द्वितीय शनिवार को, चौथे शनिवार को, पूर्णिमा को या अमावस्या को। तो इनमें से विद्यालय प्रबंधन समिति की जो मासिक बैठक होती है ये कब होती है? 41वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई जो एसएमसी की जो मासिक बैठक है ये द्वितीय शनिवार, पूर्णिमा या चौथे शनिवार को नहीं होती है बल्कि अमावस्या को विद्यालय प्रबंधन समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया जाता है साथियों। फोर्थ विकल्प सही रहेगा आपके। प्रश्न नंबर 41 में 42 की ओर बढ़ेंगे। 42वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 42 में क्या है? शिक्षा समाधान पोर्टल है शिक्षकों को हेल्पलाइन, छात्रों की हेल्पलाइन, अभिभावकों की हेल्पलाइन या इनमें से सभी। तो जो शिक्षा समाधान पोर्टल है इसका संबंध इनमें से किससे है? 42वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। 42 में किसका चुनाव करोगे आप? आंसर देखें प्रश्न संख्या 42 का। तो मित्रों शिक्षा समाधान जो पोर्टल है इसका संबंध छात्रों की या अभिभावकों की हेल्पलाइन के लिए नहीं है बल्कि इसका संबंध है शिक्षकों को हेल्पलाइन। पहला विकल्प आपके 42वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 43 को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 43 से कक्षा 1 से 12 तक हिंदी अंग्रेजी माध्यम में डिजिटल पाठ्य सामग्री का यह एक शैक्षणिक पोर्टल है का संदर्भ है। शाला दर्पण पोर्टल, शाला दर्शन पोर्टल, राज ई ज्ञान पोर्टल और विद्यालय पत्रिका प्रवाह। तो भाई देखो कक्षा 1 से 12 तक ले रही है। हिंदी माध्यम हो या इंग्लिश मीडियम हो, डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शैक्षणिक पोर्टल इनमें से कौन सा है? 43 का आंसर रहेगा आपके राज ई ज्ञान वह पोर्टल है साथियों। जो कक्षा 1 से 12 तक के जो बच्चे इनको हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में जो डिजिटल पाठ्य सामग्री है इसमें शैक्षणिक मतलब चीजें प्रदान करता है। तो थर्ड विकल्प आपके 43 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 44 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 44वें प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 में राजस्थान सरकार की अधिसूचना 18 मई 2020 को आई थी के अनुसार आरटी एक्ट 2009 के तहत दुर्बल वर्ग के बालकों के अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम मानी गई है 1.5 लाख, 2.30 लाख, 2.50 लाख या 3 लाख। तो भाई देखो दुर्बल वर्ग के नीचे क्या दुर्बल वर्ग के अंतर्गत
जिनकी आय 2.5 लाख रुपए अधिकतम हो। साथियों अधिकतम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन अभिभावकों को दुर्बल वर्ग के अंतर्गत गवर्नमेंट ने माना है 18 मई 2020 को जो अधिसूचना जारी हुई थी इसके अनुसार। तो आपके विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा 44वें प्रश्न में? आपके जो साथियों तीसरा विकल्प है 2.5 लाख, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 45 को देख लेते हैं। तो 45वां प्रश्न, एनईपी 2020 की बात है, ठीक है। किसके द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की मांग की गई? एनसीईआरटी, एमएचआरडी, एसआईसीईआरटी और एनसीटी। तो एनईपी में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की मांग की गई थी। इनमें से किसके द्वारा? एमएचआरडी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। हालांकि इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो दूसरा विकल्प 45वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 46 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 46 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 46, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किन बच्चों के लिए चलाई गई है? कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के लिए, या कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए? तो जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है ये कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए चलाई गई है साथियों, जिसमें सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाता है, मिल्क पाउडर से तैयार दूध। तो यहाँ आपके विकल्प कौन सा सही रहेगा? दूसरा विकल्प जो है 46 का बिल्कुल सही आंसर है। 47 की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 47 क्या है? बालिकाओं के लिए निशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ होने का वर्ष है 2007-8, 2008-9, 2009-10 या 2010-11। तो बालिकाओं के लिए जो निशुल्क साइकिल वितरण योजना है ये कब प्रारंभ हुई थी? वर्ष पूछा गया, मतलब सत्र पूछा गया है साथियों। ये जो निशुल्क साइकिल वितरण योजना है ये कक्षा 9वीं की बालिकाओं के लिए है। ये गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ने वाली, ठीक है। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी कब से? 2007-8 से हुई थी साथियों। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या जो 47 है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 48 की तरफ। तो 48 को देख लेते हैं साथियों। यहाँ 47वें में कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प, ठीक है। 48वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किन प्रमुख आधार स्तंभों पर निर्मित की गई? सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता और वहनीयता, जवाबदेही और इनमें से सभी। तो एनईपी 2020 के आधार स्तंभों की बात करें भाई, सबके लिए आसान पहुंच हो शिक्षा की, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता, सारी चीजें हो और जवाबदेही भी हो, ये आधार स्तंभ है किसके? एनईपी 2020 के। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 48 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 49 की तरफ। 49वां प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। 22 जनवरी 15, 22 जनवरी 16, 22 जनवरी 17 या 22 जनवरी 2018। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसकी शुरुआत की बात की गई है प्रश्न संख्या 49 में। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों 49वें प्रश्न में? तो भाई जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? 22 जनवरी 2015 से मित्रों। पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 49 का सही है आंसर रहेगा। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि 50वां प्रश्न क्या है आपके? आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 4। आरटी एक्ट 2009 का सबसे बड़ा अध्याय प्रश्न संख्या 50 में पूछ रहा है आपसे। 50वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं भाई। आरटी एक्ट जो 2009 है इसका सबसे बड़ा अध्याय इनमें से है अध्याय नंबर 4। चौथा विकल्प आपके 50वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। इस अध्याय में धारा 12 से लेकर के 28 धारा तक इसमें सम्मिलित है। तो विकल्प नंबर 4 सही रहेगा 50वें प्रश्न में। आज का अंतिम और 51वां प्रश्न देखेंगे साथियों। निश्चित रूप से लाइक शेयर और वीडियो पर कमेंट भी करके जरूर जाइएगा। चलिए अंतिम और 51वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 51 है, कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? जल संरक्षण, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण या बाढ़ नियंत्रण। तो जो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है वो आपको देखना है भाई। देखो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना जो है इसके उद्देश्यों में जल संरक्षण भी आता है, वृक्षारोपण भी आता है और जैव विविधता संरक्षण भी आता है, लेकिन बाढ़ नियंत्रण इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं है साथियों। चौथा विकल्प आपके 51वें प्रश्न का सही आंसर है। तो ये 51 प्रश्न हमने 35 मिनट से भी कम समय में हल किए हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।